हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। करंट अफेयर्स की पत्रिका है, दिसंबर 2022 का संस्करण है। फुल डिटेल में इसमें डिस्कस किया गया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2022। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला है कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष। तो देखिए, 17 अक्टूबर 2022 को देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और 20 अक्टूबर को मतगणना के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचित घोषित हुए। ठीक है, मतलब कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो सोनिया गांधी का स्थान लेंगे। देखिए, हुआ यूं कि 2019 में त्यागपत्र दे दिए थे राहुल गांधी। ठीक है, और उसके बाद सोनिया गांधी जो है वो कार्यभार उन्होंने संभाला था एज अ कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, और सोनिया गांधी की उम्र अब लगभग 80 वर्ष की हो गई है। ठीक है, तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे नए नेता चुने गए हैं। ठीक है, पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए देखें तो चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 मत मिले। एक्चुअली ये मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके प्रतिद्वंदी थे शशि थरूर। ठीक है, इन दोनों के बीच था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 मत और शशि थरूर को 1,072 मत मिले। ठीक है, 1,072 मत। अब देखा जाए तो ये पार्टी के लगभग 137 वर्षों के इतिहास में ये छठा बार है जब कांग्रेस का अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो खुले चुनाव के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, और ये 24 वर्षों के बाद नेहरू गांधी परिवार के बाहर किसी नेता को मिला है देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेतृत्व। ठीक है, लगभग 24 वर्षों के बाद मिला है। देखिए, नेहरू गांधी परिवार से बाहर अगर कोई अध्यक्ष बना है तो वो थे पिछले सीताराम केसरी। ठीक है, सीताराम केसरी जो थे वो पिछली बार थे 1996 से 98 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कर्नाटक के बीदर जिले में एक किसान परिवार में जन्मे हैं। छात्र नेता के बाद मजदूर से हक की लड़ाई उन्होंने सक्रिय रखी थी। ठीक है, जब वो छात्र नेता थे तो मजदूर के हक की लड़ाई भी उन्होंने सक्रिय रखी और 1969 में कांग्रेस में ये शामिल हुए। फिर 1972 में पहली बार कर्नाटक विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और 2005 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे और 2009 में पहली बार वो सांसद चुने गए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता बनाए गए और अब 26 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार। देखा जाए तो स्वच्छता सर्वेक्षण का जो 2022 का पुरस्कार है वो 1 अक्टूबर को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के वर्ष 2022 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का वितरण किया गया और ये राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका वितरण किया। देखिए, आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय के मंत्री हैं वो है श्री हरदीप सिंह पुरी। ठीक, और देश का सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार जीता है वो जीता है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में इंदौर है और ये लगातार छठा वर्ष है इसका जब ये सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता। और साथ ही साथ भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर बना। ठीक है, 7 स्टार कचरा मुक्त शहर बना है इंदौर और ये भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर है इंदौर। ठीक है, देखिए सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विजयवाड़ा और तिरुपति ये शहर जो है वो 5 स्टार रेटिंग जीते हैं। ठीक है, इन्हें 5 स्टार रेटिंग दी गई है इस वर्ष का। ठीक है, और साथ में वर्ष 2022 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ उसमें 4,355 शहरी निकाय की रैंकिंग शामिल की गई। ठीक है, और स्वच्छता के इन पुरस्कारों का जो वितरण किया गया वो एक्चुअली देखा जाए तो जनसंख्या के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में किया गया। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि जनसंख्या के आधार पर कैटेगरी बांटी गई स्वच्छता पुरस्कार देने के लिए कि किस शहर में कितना से कितना जनसंख्या है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाए। तो देखा जाए तो पहला कैटेगरी है आपका कि जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जो स्वच्छता शहर रखा गया है, मतलब क्लीनेस्ट सिटी बनाया है, प्रथम स्थान वो इंदौर का है। ठीक है, इंदौर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला और देश का सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर है। ठीक है,
और छठा बार बना है लगातार। और दूसरे स्थान पे है आपको सूरत, गुजरात का शहर सूरत, और तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र का नवी मुंबई। अगला कैटेगरी है कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में जो प्रथम 3 स्थान रहा, उसमें आपको है पंचगनी। पंचगनी पहला स्थान पे है, महाराष्ट्र का पंचगनी। दूसरा है छत्तीसगढ़ का पाटन। तीसरा है कराड़। कराड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी में है। ठीक है, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में देखा जाए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार जीता है, तो ये है हरिद्वार। हरिद्वार है उत्तराखंड में। फिर दूसरा स्थान है वाराणसी और तीसरा स्थान है ऋषिकेश। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा किनारे बसे शहर। एक कैटेगरी है 1 लाख से कम जनसंख्या वाला जो गंगा किनारे बसा शहर है, उसमें पहला स्थान मिला है बिजनौर को, दूसरा कन्नौज को, और तीसरा गढ़मुक्तेश्वर को। फिर अगला कैटेगरी है कि राज्यों के पुरस्कारों में 100 से अधिक शहरी निकायों वाले राज्य में स्वच्छता राज्य का पुरस्कार। ठीक है, मतलब ऐसा राज्य जहां 100 से अधिक शहरी निकाय हैं, उन राज्यों में पहला स्थान रहा मध्य प्रदेश का। ठीक है, और दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का, और तीसरा महाराष्ट्र का। फिर है 100 से कम शहरी निकाय वाले जो स्थानीय निकाय वाले राज्य हैं, उसमें स्वच्छता का राज्य, मतलब वैसा राज्य जहां 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय हैं, तो उसमें प्रथम स्थान जीता है त्रिपुरा ने, दूसरा स्थान झारखंड का, और तीसरा उत्तराखंड का। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में महिला क्रिकेटरों की मैच की अब पुरुषों के बराबर। ठीक है, मैच फीस है, ठीक है, मैच फीस कितनी हो गई है? अब पुरुषों के बराबर हो गई है। देखा जाए तो 27 अक्टूबर 2022 को बीसीसीआई ने अब अनुबंधित महिला क्रिकेटरों को जो दे मैच फीस है, वो पुरुष क्रिकेटर के समान करने की घोषणा की है। ठीक है, पुरुष क्रिकेटर के समान कर दी गई है मैच फीस, जो पहले बहुत कम थी महिला कैटेगरी की, अब दोनों का बराबर हो गया। देखिए, पहले क्या था कि एक टेस्ट मैच के लिए 15-15 लाख रुपए अब दिया गया है, महिला को भी दिया जाएगा 15-15 लाख रुपए। ठीक है, एक टेस्ट मैच के लिए, और पहले ये 4-4 लाख रुपए थी, अब 15-15 लाख हो गया एक टेस्ट मैच का। फिर है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच, जिसे हम लोग कहते हैं ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल। वनडे इंटरनेशनल में देखा जाए तो एक मैच फीस का हो गया है 6-6 लाख रुपए, जो कि पहले था 1-1 लाख। महिला कैटेगरी में पहले 1-1 लाख था, अब 6-6 लाख रुपए हो गया, पुरुषों के बराबर। और T20 इंटरनेशनल मैच के लिए एक मैच का 3-3 लाख रुपए, पहले 1-1 लाख था, अब 3-3 लाख हो गया। ठीक है, देखिए, महिला और पुरुष क्रिकेटरों का जो मैच फीस समान करने वाला ये भारत जो है वो दूसरा देश है। पहला कौन था? पहला था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद भारत वो दूसरा देश है जो महिला और पुरुष कैटेगरी का पर मैच का जो फीस है उसको बराबर कर दिया। ठीक है, देखिए, इसमें देखा जाए तो फिर महिला क्रिकेटरों का जो मैच फीस है वो पुरुष के बराबर तो कर दी गया है, लेकिन जो अनुबंध राशि है वो अभी भी पुरुष कैटेगरी से बहुत कम है। ठीक है, देखिए, जो पुरुष कैटेगरी का जो अनुबंध राशि है, जो कॉन्ट्रैक्ट राशि है पर एनम जो हर साल मिलता है, और महिला कैटेगरी का, ये दोनों में अभी भी बहुत अंतर है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कितना कितना अंतर है। तो देखिए, पुरुष और महिला क्रिकेटर का जो अनुबंध राशि में अंतर देखा जाए तो पुरुष कैटेगरी में आता है A+ श्रेणी, ठीक है, जिसको 7 करोड़ दिया जाता है, लेकिन महिला कैटेगरी में A+ श्रेणी नहीं है। ठीक है, फिर है A श्रेणी। A श्रेणी में आपको 5 करोड़ दिया जाता है पुरुषों को, लेकिन महिला को 50 लाख। फिर बी कैटेगरी में दिया जाता है 3 करोड़, ठीक है, लेकिन महिला को दिया जाता है 30 लाख। और सी कैटेगरी में दिया जाता है पुरुषों को 1 करोड़, लेकिन महिला को 10 लाख। ठीक है, अनुबंध राशि अभी भी वही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि धर्मांतरण करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के लिए विचार हेतु आयोग का गठन। देखिए, कहने का मतलब यह है कि बहुत सा होता है कि जब धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो पहले वो अनुसूचित जाति में होते हैं, लेकिन जब अगले धर्म में वो ट्रांसफर जब जा रहे हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे धर्म में, तो उनका ये दर्जा छिन जाता है अनुसूचित जाति का। ठीक है, तो इसके लिए, इस पर विचार करने के लिए आयोग का गठन किया गया। हो यूं रहा था कि बहुत से लोग धर्म तो परिवर्तन कर लेते थे, लेकिन इस चीज को शो नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनका कैटेगरी से, मतलब जो उनका कैटेगरी से जो लाभ मिल रहा था वो लाभ मिलना बंद हो जाए। ठीक है,
तो इसके लिए एक आयोग बैठाया गया है, उस आयोग का गठन किया गया है। अब देखिए उसके डिटेल में। तो अक्टूबर 2022 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, ठीक है। एक आयोग का गठन किया गया है केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में। फिर है कि साथ ही आयोग में सेवानिवृत्त जो आईएएस हैं वो है रविंद्र सिंह, और यूजीसी के सदस्य हैं प्रोफेसर सुषमा यादव, ये सदस्य हैं, ठीक है। सेवानिवृत्त आईएएस रविंद्र सिंह और यूजीसी के सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव को सदस्य बनाया गया है इस आयोग में। देखा जाए तो धर्मांतर कर चुके जो दलित हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति आदि के दर्जा दूसरे धर्म में प्रवेश करते के साथ ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये मैंने अभी पहले बताया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं जब दूसरे धर्म में अपने आप को प्रवेश करते हैं तो उनका वो दलित का जो कहा जाए तो मतलब जो फायदा है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो जिसके चलते क्या होता था कि मुख्यतः जो जनजातीय क्षेत्र में है वो अनेक दलित जो ईसाई धर्म अपना रहे थे वो अपने आरक्षण को बचाने के लिए, आरक्षण का लाभ न खो जाए, इसलिए इस आशंका में वो कभी खुलासा ही नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो देखिए धर्मांतरण कर चुके जो दलित है उसको अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के मुद्दे के अध्ययन के लिए इस आयोग का गठन हुआ, ठीक है। और ये आयोग क्या करेगी कि अगले 2 वर्ष में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी, ठीक है। आयोग इस बात का ध्यान रखेगी और आरक्षण का लाभ पा रहे दलित यदि हिंदू है, बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं तो उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, ये इस आयोग का प्राथमिकता होगा डिसाइड करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 100 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत मतदाताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त का पत्र। देखिए 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है श्री राजीव कुमार ने 100 वर्ष से या उससे अधिक उम्र के जो देश के सभी मतदाता हैं उनको पत्र भेजकर देश की चुनावी प्रक्रिया में योगदान के लिए आभार व्यक्त किया, ठीक है। देखिए हुआ यूं कि इन सभी को जो आभार व्यक्त किया गया मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा पत्र के द्वारा वो राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजा गया और जिन्होंने आगे सभी 27 मतदाताओं को इनके व्यक्तिगत रूप से वितरण किया। 27 मतलब जो 100 साल या उससे अधिक उम्र के मतदाता हैं उनको व्यक्तिगत रूप से वितरण किया गया। देखा जाए तो देश में ऐसे मतदाताओं की संख्या जो है वो लगभग 2.50 लाख से अधिक है, ठीक है। 2.50 लाख मतलब लगभग 2.5 लाख से अधिक है। तो देखा जाए तो पत्र में जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने लिखा वो था कि बुजुर्ग मतदाताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के अपने निरंतर उत्साह के माध्यम से युवाओं के लिए एक मिसाल कायम की है जिससे लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद मिली है, ठीक है। और कहा गया कि पत्र में उन्होंने लिखा कि जो विभिन्न चुनाव के दौरान अपना वोट डालकर इन्होंने इस अवधि में अपनी सरकार की पसंद तय करने में अपने वोट की मूल्य का वास्तविक अर्थ साबित किया इन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में शामिल, ठीक है। प्रचंड नाम का एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है वो वायुसेना में शामिल किया गया। 3 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना में स्वदेश निर्मित 4 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को जोधपुर वायुसेना केंद्र पर आयोजित समारोह में शामिल किया गया, ठीक है। देखिए इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तानी सीमा के निकट जोधपुर वायुसेना केंद्र में ही तैनात किया गया, ठीक है। और इनका विकास और निर्माण जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नामकरण जो किया गया है वो इनकी जबरदस्त मारक क्षमता को देखते हुए इन्हें प्रचंड नाम दिया गया, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर जो है एक्चुअली देखा जाए तो इसमें फ्रांसीसी मूल के 2 इंजन लगा हुआ, ठीक है। और उसी इंजन के द्वारा ये संचालित होता है प्रचंड हेलीकॉप्टर। इसकी ऊंचाई पर युद्ध अभियानों के लिए भारत की जरूरतों के अनुरूप इसकी विशेषता इसका विकसित किया गया है, ठीक है। मतलब कहने का कि ये ऊंचाई पर युद्ध अभियान लड़ने में बहुत सक्षम होगा, ठीक है। और देखा जाए इसके तकनीकी मापदंड को, ठीक है। तकनीकी मापदंड देखें तो चालक दल इसमें 2 होंगे, लंबाई जो है इसकी वो है 15.8 मीटर, चौड़ाई है 4.6 मीटर, ऊंचाई है 4.7 मीटर और अधिकतम वजन है
5.8 टन। पेलोड जो इसका है वो है 1.75 टन और जिसकी अधिकतम गति है वो है 268 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें हैं इसमें लगी हुई। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। 20 mm की जो 20 mm और 70 mm की रॉकेट और मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं। ठीक है, देखा जाए तो जो वायुसेना के साथ साथ इसे थल सेना और अन्य सुरक्षा बलों के अभियान में भी इसका जो है ये बहुत सहायक होगा। हर मौसम में युद्ध अभियान के साथ साथ सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ये काफी सहायक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मंगल की कक्षा में रह रहे मंगलयान मॉम से संपर्क समाप्त, 8 वर्ष तक महत्वपूर्ण जानकारियों का संप्रेषण। देखिए यह मॉम का जो फुल फॉर्म था वो था मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो देखा जाए तो 3 अक्टूबर 2022 को इसरो के द्वारा जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसे संपर्क टूट गया और इसकी जानकारी 3 अक्टूबर को दी गई इसरो के द्वारा। देखिए इसरो के द्वारा बताया गया कि मंगलयान का जो ईंधन है, जो प्रणोदक है, उसकी समाप्ति और बैटरियों के कार्य न करने के कारण इसरो से इसका संपर्क टूट गया है। 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण किया गया था ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV C-25 के जरिए, और लगभग 10 माह की यात्रा के बाद 24 सितंबर 2014 को यह मंगल की कक्षा में पहुंचा था। ठीक है, 10 माह की यात्रा के बाद 24 सितंबर 2014 को यह मंगल की कक्षा में पहुंचा था और मिशन की जो अवधि थी वो केवल 6 माह की थी। ठीक है, लेकिन ये 8 वर्ष तक मंगल की कक्षा में रहा और मंगल से जुड़ी जानकारियां इसने दी। ठीक है, मंगल ग्रह से जुड़ी जानकारियां जो है इसने 8 वर्षों तक दी, लेकिन इसको सिर्फ 6 महीने के लिए बनाया गया था। ठीक है, देखिए इसरो के जो चेयरमैन है अभी वो है S सोमनाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। तो देखा जाए तो 14 अक्टूबर 2022 को देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। ठीक है, SLBM मतलब सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल से मिसाइल का परीक्षण किया गया सफलतापूर्वक, और जिसका परीक्षण स्थल था वो था बंगाल की खाड़ी। देखिए ये बेहद ही सटीक रहे। इस परीक्षण में हथियार प्रणाली के सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को इसने पूरा किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन। 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन दिया गया। देखा जाए तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है वो डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो साफ सुथरा होने के साथ साथ हर तरह से सुरक्षित होते हैं। ठीक है, इसके 33 विभिन्न मानक हैं जिसमें कि सार्वजनिक शौचालय होना, कपड़े बदलने के लिए कमरा होना, फिर वॉच टावर्स और सौर ऊर्जा प्रबंधन, बैठने की समुचित व्यवस्था, CCTV और तैरने के लिए सुरक्षित क्षेत्र को चिन्हित होना आदि शामिल है। ठीक है, इन 33 विभिन्न मानक है जिसमें से ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो देश के 2 और समुद्र तटों को यानी कि बीचेस को ब्लू फ्लैग के रूप में उसको प्रदान किया गया है, यानी ब्लू ब्लू बीच के रूप में उसे मान्यता दी गई है। इसमें लक्षद्वीप स्थित है मिनिकॉय थुंडी बीच। ठीक है, और कदमत बीच, दोनों लक्षद्वीप में ही है, मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच। ठीक है, और देश में अब ब्लू बीचेस की संख्या हो गई है 12। ठीक है, देखिए 8 समुद्र तटों को अक्टूबर 2000 में दिया गया था। अक्टूबर 2000 में 8 समुद्र तटों को, फिर 2 अन्य तटों को दिया गया था सितंबर 2021 में ब्लू फ्लैग, और सितंबर 2021 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला जो भारतीय समुद्र तट था वो था तमिलनाडु का कोवलम बीच और पुदुचेरी स्थित ईडन बीच। ठीक है, और अब ये 2 हो गया लक्षद्वीप का मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, कुल हो गए 12। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का नया पद। एकेडमिक डिग्री के स्थान पर व्यवहारिक अनुभव के आधार पर होंगी नई नियुक्तियां। ठीक है, मतलब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है वो अब व्यवहारिक अनुभव के आधार पर होंगी। देखिए 30 सितंबर को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षा स्तर की प्रोन्नयन के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद के लिए मंजूरी दी गई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब UGC के द्वारा।
इस पद के लिए जो पीएचडी या इस जैसी किसी एकेडमिक डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उद्योग, विज्ञान, इंजीनियरिंग, मीडिया, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, सिविल सेवा और सशस्त्र बल जैसे क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, संबंधित क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए विशेषज्ञों को, और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त किए जा सकेंगे। ठीक है, देखिए, शैक्षणिक योग्यता के बिना तथा अनुभव के आधार पर नियुक्त प्रोफेसर इन शिक्षण संस्थानों में अधिकतम 3 वर्ष तक सेवा दे सकेंगे और साधारण मामलों में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, किसी भी उच्च शिक्षा संस्थानों में संख्या स्वीकृत पदों का 10% से अधिक नहीं होगी, और ऐसे प्रोफेसर की भर्ती किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में स्वीकृति पदों के अतिरिक्त होगी। ठीक है, मतलब जो कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर का पद होता है उसके अलावा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, देखिए 19 अक्टूबर को शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर स्थित अदालज में स्मार्ट कक्षा और कंप्यूटर प्रयोगशालों का स्थापना किया गया। राज्य के स्कूलों को बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसका किया गया है। ठीक है, देखिए इस परियोजना के तहत हुआ यूं कि गुजरात सरकार अगले 5 वर्षों में सरकार और अनुदान प्राप्त स्कूलों में नए क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, नई कंप्यूटर प्रयोगशालाएं के निर्माण पर 10,000 करोड़ खर्च करेंगी। ठीक है, किस पे 10,000 खर्च करेंगी? तो क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, नई कंप्यूटर प्रयोगशाला के निर्माण पर 10,000 करोड़ खर्च होंगी। विश्व बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने इस परियोजना के लिए 7,500 करोड़ यानी लगभग 17,500 करोड़ रुपए का ऋण का मंजूरी दिया है, और इस परियोजना को अगले 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों को इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, इसका अनुमान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों की टाइम्स वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष 300 में भारत का एक स्थान। ठीक है, कहा जाए तो टॉप 300, ठीक है, टॉप 300 की लिस्ट में भारत का सिर्फ एक है। ठीक है, भारत का सिर्फ एक है। देखिए अक्टूबर 2022 में टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। अब देखा जाए 2023 में इस सूचकांक में कुल देश और संस्थान जो शामिल हुए हैं वो है 104 देश। कुल 104 देशों की सूची है। ठीक है, और इस 104 देशों से 1799 विश्वविद्यालय यानी 1799 विश्वविद्यालय और उच्च शैक्षणिक संस्थान को शामिल किया गया। 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालय और उच्च शैक्षणिक संस्थान। देखिए इस वर्ष की रैंकिंग में रिकॉर्ड 75 भारतीय संस्थान शामिल हुए। ठीक है, कुल मतलब 1799 विश्वविद्यालय में 75 भारतीय संस्थान है। ठीक है, और भारत इस सूची में छठा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। कहने का मतलब यह है कि जो सर्वाधिक शैक्षणिक संस्थान या यूनिवर्सिटी जो इसमें शामिल हुए हैं, तो छठे स्थान पे भारत है 75 भारतीय संस्थानों के साथ। ठीक है, देखिए भारत का जो एकमात्र संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, वो 251 से 300 के रैंक के बीच में आता है। ठीक है, जो रैंक की कैटेगरी बनाई गई है 251 से 300, उसके अंदर एकमात्र है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और अगर टॉप 500 में देखें, ये तो टॉप आपको 300 में था, अगर टॉप 500 संस्था या विश्वविद्यालय में देखा जाए तो भारत के 5 संस्थान है, और अगर टॉप 600 में देखें तो भारत के 9 संस्थान है। ठीक है, भारत के 7 प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, जो आईआईटीज कहा जाए तो 7 को जो प्रौद्योगिकी संस्थान है आईआईटीज, दिल्ली, मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की, ये सब जो है वो टाइम्स रैंकिंग को इस बार बहिष्कार कर दिए हैं लोग। ठीक है, ये लोग शामिल नहीं है, ये लोगों ने बहिष्कार किया है। और इसमें आगे देखिए तो टाइम की जो विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है, इसमें शीर्ष 5 विश्वविद्यालय देखिए। तो पहले स्थान पे आता है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूके का है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का। तीसरे स्थान पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके का, और चौथे स्थान पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का।
5वें स्थान पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT अमेरिका का। ठीक है, ये टॉप 5 है। छठा पे आपको आएगा कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 7वें पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरह से लिस्ट आगे है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गुजरात में मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज टूटने से 150 लोगों के डूबकर मरने की आशंका। ठीक है, तो देखिए 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बने एक पुरानी केबल ब्रिज अचानक टूटने से कम 150 लोगों की नदी में डूबकर मरने की आशंका प्रारंभिक रूप से व्यक्त की गई थी। मतलब शुरुआत में बताया गया था, शुरुआत में एक अंदाजा लगाया गया था कि लगभग 150 लोग इसमें डूबकर मरे होंगे। ठीक है, मोरबी में है मच्छू नदी। ठीक है, अब देखिए लगभग 134 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी जब ये पुस्तक प्रिंट हो रही थी, तो उस समय तक लगभग 134 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। अब देखिए तो दुर्घटना के समय लगभग 400 लोग ब्रिज पर थे। ठीक है, लेकिन इसकी जो क्षमता है वो मात्र 100 व्यक्तियों की थी। 100 व्यक्तियों की क्षमता में 400 लोग खड़े थे। ठीक है, और ये ब्रिज जो है, ये ब्रिज लगभग आपको 140 वर्ष पुराना है। इसको हेरिटेज ब्रिज के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, और इसका निर्माणकर्ता जो है वो है राजा बागजी ठाकुर। ठीक है, राजा बागजी ठाकुर जो है 1980 ईस्वी में दरबारगढ़ पहुंचने के लिए इसको बनवाए थे। दरबारगढ़ पहुंचने के लिए बनाया गया था 1980 में राजा बागजी ठाकुर के द्वारा। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माने तो इसका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ था, लोड टेस्टिंग के बिना इसे खोल दिया गया। कब खोला गया इसको, तो इसको कहा जाए तो इसकी मरम्मत, ये बंद था ठीक है, और फिर इसका मरम्मत किया गया और मरम्मत के बाद इस ब्रिज को लगभग 7 माह तक बंद रखा गया था। मरम्मत के लिए इसको 7 महीने तक बंद रखा गया और दिवाली के बाद जो गुजराती नववर्ष है उसके 4 दिन पहले ही इसे खोला गया था। ठीक है, और पुल का रख रखाव जो है वो ओरेवो कंपनी के हाथ में था, ओरेवो ग्रुप के साथ अनुबंध था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मृतकों के परिजन के लिए 4-4 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए का मुआवजा प्रदान करने की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देश के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की पहली पूर्णतः वाणिज्यिक उड़ान 36 उपग्रहों को एक साथ सफल परीक्षण, 36 उपग्रहों का एक साथ सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए 23 अक्टूबर को इसरो ने देश में ही विकसित अत्याधुनिक और भारी रॉकेट जो LVM-3M2 है, मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है, उसका पुराना नाम है आपको GSLV M2। ठीक है, पुराना नाम GSLV M2, उसी के जरिए वनवेव कंपनी का 36 उपग्रहों का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया गया। ठीक है, परीक्षण प्रक्षेपण केंद्र कौन सा था, तो वो था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहां, श्रीहरिकोटा में। इसरो का जो वाणिज्यिक इकाई है उसका नाम क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, NSIL जिसे कहते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो का एक वाणिज्यिक इकाई है। और इसी ने वनवेव, मतलब वनवेव की कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, उसके साथ अनुबंध किया था। उसके 36 उपग्रहों का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया गया। देखिए इसरो का जो सबसे भारी रॉकेट है वो है LVM-3M2, मतलब GSLV यानी जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल MK3, और ये पहली इसकी वाणिज्यिक उड़ान थी। ठीक है, पहली वाणिज्यिक उड़ान थी। GSLV MK3 का ये पहला बहु उपग्रह लॉन्च मिशन भी था। ठीक है, मतलब बहुत सारे उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया गया था इस मिशन के तहत। ठीक है, और 5796 किलोग्राम पेलोड वाला ये भारत का पहला रॉकेट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। देखिए राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथ द्वारा में स्थापित की गई है और इसे विश्वास स्वरूपम मतलब स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का नाम दिया गया है। ठीक है, विश्वास स्वरूपम मतलब स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। इसकी ऊंचाई जो है प्रतिमा की वो है 369, ठीक है, 369 फीट, 369 फीट। और इसको तैयार करने में जो लगा समय है वो है लगभग 10 वर्ष। इसके निर्माण में लगभग 3000 टन स्टील और लोहा है और लगभग 2.5 लाख टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल किया गया है। यह प्रतिमा जो है वो आपको कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देगी।
ये प्रतिमा स्पष्ट दिखाई दे, इसके लिए विशेष लाइट का भी व्यवस्था किया गया है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम अब भारत का राष्ट्र समिति। ठीक है, तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम क्या कर दिया गया? भारत का राष्ट्र समिति। देखिए 5 अक्टूबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो श्री के चंद्रशेखर राव हैं, उन्होंने तेलंगाना के क्षेत्रीय दल तेलंगाना राष्ट्र समिति मतलब टीआरएस का नाम बदलकर अब भारत राष्ट्र समिति किया, मतलब बीआरएस कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, देखिए 25 अक्टूबर को भारतीय मूल के ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने। 25 अक्टूबर को ऋषि सुनक को बकिंघम पैलेस में महाराजा चार्ल्स तृतीय ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कंजर्वेटिव पार्टी के ही लिज ट्रस्ट है, ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के ही है ऋषि सुनक, और कंजर्वेटिव पार्टी के ही लिज ट्रस्ट थी जिनका स्थान इन्होंने लिया। और लिज ट्रस्ट जो है वो मात्र 45 दिन ही प्रधानमंत्री रही। ठीक है, और देखा जाए तो डोमिनिक राव को पुनः उप प्रधानमंत्री बनाया गया। ये बोरिस जॉनसन के समय में उप प्रधानमंत्री थे, डिप्टी प्रधानमंत्री, और अभी भी इन्हें डोमिनिक राव को ही उप प्रधानमंत्री का पद इन्हें दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री की रेस में देखा जाए तो जो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अतिरिक्त पेनी मॉर्डंट भी थे। ठीक है, लेकिन जॉनसन ने अपना वापस नाम ले लिया, बोरिस जॉनसन ने अपना नाम वापस ले लिया, और उनके रेस से बाहर होते ही ऋषि सुनक को निर्विरोध ही प्रधानमंत्री सुनिश्चित कर लिया गया था। ठीक है, देखिए अपने पहले संबोधन में स्थिरता और एकता को प्राथमिकता देने का वादा उन्होंने किया। यूके के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ठीक है, इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि सुनक का जो विवाह हुआ था वो 2009 में नारायण मूर्ति की पुत्री के साथ हुआ था। उनका नाम है अक्षता मूर्ति। अक्षता मूर्ति के साथ हुआ। इनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम है कृष्णा और अनुष्का। ऋषि सुनक के जो दादा दादी थे वो भारतीय थे। ठीक है, जब पंजाब से वो केनिया में जा बसे थे, पंजाब से वो केनिया में बसे, और उसके बाद ऋषि सुनक के जो पिता थे, पिता का नाम था यशवीर। यशवीर ने 1960 में ब्रिटेन जाके बस गए। ठीक है, और 1960 में ब्रिटेन में जाके बसे, जहां पर 12 मई 1980 को 12 मई 1980 को ऋषि सुनक का जन्म हुआ था। ठीक है, और यूके के प्रधानमंत्री को संशोधित करने वाला ये पहले हिंदू है। ठीक है, सुशोभित करने वाला, ठीक है, सुशोभित करने वाला ये पहले हिंदू है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्वीडन में नई दक्षिणपंथी सरकार में उल्फ क्रिश्चियन प्रधानमंत्री। ठीक है, स्वीडन में नई दक्षिणपंथी सरकार में उल्फ जो है उल्फ क्रिश्चियन प्रधानमंत्री बने हैं। 11 सितंबर को स्वीडन के रिक्सडैग, रिक्सडैग जो है जैसे कि यहाँ का लोकसभा हुआ वही है वहां का रिक्सडैग स्वीडन। ठीक है, पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, और वो 349 सदस्य है। ठीक है, संसद 349 सदस्य संसद है रिक्सडैग। और 18 अक्टूबर को मॉडरेट पार्टी के उल्फ क्रिश्चियन जो कि 59 वर्षीय हैं, वो नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाला है। ठीक है, और ये गठबंधन की सरकार है। ठीक है, ये पूरा जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, जो बहुमत में जो मतलब जो सबसे अधिक सीटें जीत सकी जो पार्टी, वो सत्ता में नहीं है, बल्कि जो छोटे छोटे पार्टीज थे वो सब मिलकर एक गठबंधन कर सरकार बनाई, जिसमें आपको मॉडरेट पार्टी के 68 सीटें, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स के 19 सीटें, लिबरल्स के 16 सीटें, धुर दक्षिणपंथी हैं स्वीडन डेमोक्रेट्स उनके 73 सीटें, और कुल मिलाकर 176 सीटें के साथ इन्होंने सरकार बना ली। ठीक है, 176 सीट के साथ कुल सीट कितनी है 349। 176 सीटों के साथ इन्होंने सरकार बनाई, और जो टीडो समझौता इन्होंने संपन्न हुआ 14 अक्टूबर को टीडो समझौता हुआ, उसके बाद इन्होंने अपनी सरकार बना ली। ठीक है, और सरकार में मॉडरेट पार्टी के उल्फ क्रिश्चियन नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, मॉडरेट पार्टी को 68 सीटें मिली थी, और मॉडरेट पार्टी के ही उल्फ क्रिश्चियन नए प्रधानमंत्री बने, और कार्यकाल 4 वर्षों के लिए है। पूर्व प्रधानमंत्री जो थे मैग्डालेना एंडरसन, जो कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने सर्वाधिक 107 सीटें प्राप्त की।
लेकिन अब वे विपक्ष में बैठेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इटली की नई प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, इटली की नई प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। देखिए 22 अक्टूबर को इटली की फांसीवादी विचारों से जुड़ी धुर दक्षिणपंथी पार्टी जो है ब्रदर्स ऑफ इटली, उसके नेता जॉर्जिया मेलोनी ने नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। 45 वर्षीय जॉर्जियो मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उनकी कैबिनेट में 5 मंत्री विशेषज्ञ हैं जो किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं करते। ठीक है, 5 मंत्री विशेषज्ञ हैं जो किसी भी पार्टी का नेतृत्व नहीं करते हैं। 6 महिलाओं को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है और मेलोनी जॉर्जिया प्रधानमंत्री पद पर मारियो द्रागी का स्थान लिया उन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग। जिनपिंग जो है वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पुनः निर्वाचित, लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने को मार्ग प्रशस्त। ठीक है, शी जिनपिंग के बारे में कहा जाए तो वो लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति होंगे चीन के। देखिए 23 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 5 वर्ष के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव एवं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और पार्टी संस्थापक माओ तसे तुंग के पश्चात जिनपिंग पार्टी के ऐसे पहले नेता हैं जो तीसरे कार्यकाल के लिए पार्टी के शीर्ष नेता चुने गए। ठीक है, चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव है देश का सर्वोच्च नेता होता है। ठीक है, चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो महासचिव होते हैं वही देश के सर्वोच्च नेता होते हैं और तथा आमतौर पर वही सरकार का प्रमुख होते हैं। शी जिनपिंग अब मार्च 2023 में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पूर्व वर्षों में 2 बार राष्ट्रपति रहे लुइस इनासियो लूला द सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। ठीक है, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुइस इनासियो लूला द सिल्वा। देखिए अक्टूबर 2022 में ब्राजील में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो पार्टी वामपंथी नेता है लुइस इनासियो लूला द सिल्वा ने 50.90% मत प्राप्त करके विजय प्राप्त किया। ठीक है, काफी कम मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की, 50.90% मत मिले इन्हें। और देखा जाए तो जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं वो थे जाइर बोल्सोनारो, वो काफी मामूली अंतर से पराजित हुए। देखा जाए तो निर्वाचित घोषित हुए जो लूला द सिल्वा 2003 से 2010 के दौरान देश के 2 बार ब्राजील के जो है वो राष्ट्रपति रह चुके थे। ठीक है, ब्राजील के 2 बार राष्ट्रपति रहे थे 2003 और 2010, और भ्रष्टाचार के मामले में कारावास की इन्हें सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और देखा जाए तो ब्राजील के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ दिन पहले ही उन्हें सभी आरोप से बरी कर दिया और कहा कि उन्हें सजा सुनाने वाला जो जज था वो निष्पक्ष नहीं था। 1.5 वर्ष तक उन्होंने सजा काट ली थी। ठीक है, और देखा जाए तो 2023 में लूला द सिल्वा तीसरी बार राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। जेल से छूटने के बाद ये फिर से राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले हैं। और ब्राजील में जो अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति के साथ ही उपराष्ट्रपति, नेशनल कांग्रेस, राज्यपाल और राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी 2 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बुर्किना फासो में 9 माह में दूसरी बार सैन्य तख्ता पलट। 9 माह में ये दूसरी बार सैन्य तख्ता पलट हुआ। 1 अक्टूबर को बुर्किना फासो में एक बार पुनः सैन्य अधिकारियों ने झूठा नेता राष्ट्रपति बने लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सैंडाओ दामिबा की सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल जो दामिबा है वो जनवरी 2022 में निर्वाचित राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे का सरकार का जो सत्ता पलट किया था उसे सत्ता से बेदखल कर सत्ता पर कब्जा किया था। किसने किया था? तो लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सैंडागो दामिबा ने, इन्होंने सत्ता का तख्ता पलट किया था और सत्ता पर कब्जा किया था। और अब इस सरकार का भी तख्ता पलट कर दिया। किसने? कैप्टन इब्राहिम त्रोड़े ने, और ये मात्र 34 वर्ष के हैं। ठीक है, और विश्व के अब तक के सबसे युवा नेता हुए जिन्होंने सत्ता पर नियंत्रण किया। ठीक है, देखिए
कैप्टन इब्राहिम त्रोड़े के नेतृत्व वाले जो सैन्यकर्मी हैं वो सत्ता पर नियंत्रण के साथ ही सीमाओं को सील करने, संक्रमणकालीन सरकार को विधानसभा को भंग करने तथा संविधान को निलंबित करने की घोषणा इन्होंने कर दी है। 34 वर्षीय जो इब्राहिम त्रोड़े हैं वो सत्ता पर नियंत्रण करने वाले विश्व के सबसे पुराने मतलब सबसे युवा नेता है, पुराने नहीं, ठीक है, ये विश्व के सबसे युवा नेता है जो सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार। भारत ने मतदान में अनुपस्थिति दर्ज की। ठीक है, भारत ने मतदान में अनुपस्थिति दर्ज की है। 6 अक्टूबर को जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही व मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव को अपने 51वें सत्र में स्वीकार किया। 47 सदस्यीय परिषद थी जिसमें 20 देशों ने मसौदा के प्रस्ताव को जो पक्ष में मत दिया और चीन, पाकिस्तान के साथ साथ 7 देश विपक्ष में मत दिए, लेकिन भारत के साथ साथ 20 देशों ने मतदान में अनुपस्थिति दर्ज की। स्वीकार किए गए जो मसौदा प्रस्ताव है उसका एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें श्रीलंका के जो मौजूदा आर्थिक संकट है उसकी जांच करने तथा जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है और श्रीलंका सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इनका विरोध किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। विश्व में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की संख्या में संबंध में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2 संस्थाओं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF तथा जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। ठीक है, 5 अक्टूबर को वर्ष 2022 की ताजा लिविंग रिपोर्ट विश्व भर में जारी की गई। ये रिपोर्ट 2-2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में विश्व भर में अलग अलग जीव जंतुओं की आबादी में क्या परिवर्तन आ रहा है तथा इसका हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है का खुलासा इसमें किया गया है। वर्ष 1970 की तुलना में 2018 में जीव जंतुओं, स्तनधारी जंतुओं यानी कि मैमल्स, पक्षी, सरीसृप, उभयचर और मछलियों आदि की आबादी में औसतन 69% की गिरावट आई है, 69% की गिरावट आई है, अर्थात 48 वर्षों की अवधि में इनकी संख्या में 2/3 से अधिक की कमी हुई है। ठीक है, चलिए आगे इसमें कि रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो ताजे पानी की जो प्रजातियों में सर्वाधिक 83% की गिरावट आई है। ठीक है, इस पूरे अवधि में 83% की गिरावट आई है आपको ताजे पानी की प्रजातियों में। फिर रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया है कि गतिविधियों के जिनसे वन्य जीवों को ज्यादा नुकसान हो रहा है उसमें है आपको शिकार, खेती, जंगलों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा किसी नाजुक पर्यावरण में खतरनाक जीवों की प्रजातियों का बसाना। ठीक है, और ये रिपोर्ट कहा है कि वन्य जीवों की लगभग 5320 प्रजातियों को लगभग 32,000 की आबादी को ही शामिल किया गया है इस रिपोर्ट में। ठीक है, वन्य जीवों की कुल 5320 प्रजातियों को और लगभग 32,000 की आबादी को तथा इन्वर्टिब्रेट, जेलीफिश, ऑक्टोपस, घोंघे, तितलियां जैसी जो है वो बिना रीढ़ वाली जीवों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। देखिए विभिन्न क्षेत्रों में जो वन्य जीवों की आबादी है 1970 से लेकर 2018 के दौरान जो कमी आई है तो वो देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका में गिरावट आई है लगभग 20% की। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र यहाँ बहुत ज्यादा 94% की गिरावट आई है। ठीक है, वन्य जीव आबादी में 94% गिरावट आई है लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में। फिर यूरोप और मध्य एशिया का देखें तो यहाँ 18% की गिरावट है, अफ्रीका में 66% की गिरावट है और एशिया और पैसिफिक में 55% की गिरावट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के विरुद्ध लगाए गए प्रस्ताव पर भारत ने अनुपस्थिति दर्ज की। चीन के सिंजियांग क्षेत्र मतलब एक जगह है जिसका नाम है सिंजियांग, वहां लाखों उइगर मुसलमानों को शिविर में हिरासत में रखने के मुद्दे पर उसके विरुद्ध अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन आदि देशों के द्वारा लगाए गए जो आरोप है
उसका प्रस्ताव का मतदान भारत व यूक्रेन सहित 11 देशों ने इसमें अनुपस्थिति दर्ज की। ठीक है, कितने देशों ने? तो भारत और यूक्रेन को मिलाकर कुल 11 देशों ने अनुपस्थिति दर्ज की है। ठीक है, और 6 अक्टूबर 2022 को 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद के पक्ष में 17 मत प्राप्त हुए। ठीक है, 47 सदस्य है लेकिन पक्ष में मात्र 17 मत प्राप्त हुए थे और 19 देशों ने पत्र के विरोध में मत दिया था। ठीक है, 17 ने पक्ष में दिया, 19 ने विरोध में दिया और 19 से 17 के मतांतर के प्रस्ताव खारिज हो गया। ठीक है, 19 और 17 के मतांतर से प्रस्ताव जो है वो खारिज हो गया। देखिए, भारत का कहना है कि वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसे संस्थाओं में किसी भी देश के विरुद्ध मतदान न करने की अपनी नीति पर अडिग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, खांसी की दवा पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत से भारत के औषधि उद्योग पर धब्बा। देखिए, अक्टूबर 2022 में पहले सप्ताह में अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की हुई मौत से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री पर एक बड़ा धब्बा लग गया। ठीक है, भारत का एक इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें एक बड़ा धब्बा लगा भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम माने तो बच्चों की मौत भारत में आयातित एक कफ सिरप की वजह से हुई है। ठीक है, और WHO के द्वारा सीधे तौर पर मेडिन फार्मास्यूटिकल्स कफ सिरप को जिम्मेदार नहीं ठहराया है अभी तक। ठीक है, और ये जो मेडिन फार्मास्यूटिकल्स कफ सिरप की जो कंपनी है वो आपको हरियाणा में है। ठीक है, भारत इन दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं देता भारत में। ठीक है, और गाम्बिया के ऑर्डर मिलने पर ही इनका उत्पादन किया गया था कंपनी के द्वारा। ठीक है, भारत में अनुमति नहीं मिलती है और गाम्बिया में दी गई वहां के ऑर्डर पे। जांच पूरी होने तक मेडिन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के सभी दवाओं के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है, 4 वर्ष से अधिक समय तक FATF की ग्रे सूची में रहा पाकिस्तान अब इस सूची से बाहर। ठीक है, FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पेरिस में संपन्न हुई जो बैठक थी, जो 20 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक संपन्न हुई थी, उसमें पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची से बाहर निकालने का निर्णय लिया गया। ठीक है, पाकिस्तान से आतंकी संगठनों को दिए जा रहे जो सरकारी प्रश्रय थी उनकी वित्तीय लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग में विफलता के चलते जून 2018 में वित्तीय कार्यवाही बल यानी कि FATF की सूची में इसे शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2018 में किया गया था, जून में, जब पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को दिए गए सरकारी प्रश्रय और वित्तीय लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की विफलता के चलते। देखिए, ग्रे सूची में बाहर निकलने के लिए 34 सूत्रीय कार्य योजना पाकिस्तान को दी गई। उसके सभी बिंदुओं पर संतोषजनक कार्यवाही से संतुष्टि के पश्चात ही पाकिस्तान को इस सूची से अक्टूबर 2022 में बाहर निकाला गया। संगठन ने आशा व्यक्त की है कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के अपने तंत्र के लिए तंत्र को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान काम करना जारी रखेगा। और ठीक है, अगर आप ग्रे सूची में आ गया आपका देश तो क्रेडिट रेटिंग में भी गिरावट आएगी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से कर्ज भी मिलने में दिक्कत होगी। और अब पाकिस्तान अपनी लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो देखिए, 15 अक्टूबर 2022 को विभिन्न राष्ट्र में भूख की स्थिति को निरूपित करने वाली वर्ष 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट विश्व भर में जारी की गई है। ठीक है, देखिए, सूचकांक में कुल देश जो शामिल हुए थे वो थे 121 देश शामिल हुए थे और भारत का जो स्थान था वो था 107वां। 2021 में 101वें स्थान पे था, इस बार 107वें स्थान पे है। ठीक है, देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रेंज है वो 0 से 100 के बीच है। मतलब अगर 0 से 100 के बीच मतलब 0 अगर है तो आप बहुत अच्छा, मतलब आपका जो है भुखमरी की स्थिति वो काफी लो होगी। ठीक है, देखिए, अगर 0 से 9.9 के बीच है तो भुखमरी की स्थिति बहुत कम होगी यानी लो होगी, और 10 से 19.9 के बीच है तो मॉडरेट है,
और 20 से 24.9 यानी लगभग 35 के लगभग में है, तो ये है सीरियस। और 35 से 49.9 49.9 तक जो है वो अलार्मिंग स्थिति पे, 35 से लेकर 49.9 तक अलार्मिंग स्थिति पे। और 50 से अगर अधिक रहा तो ये एक्सट्रीमली अलार्मिंग हो जाएगा। कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में अगर भारत और उसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखें तो भारत का रैंक कितना है 107। उसी तरह से भारत के बाद श्रीलंका का रैंकिंग 64, म्यांमार की 71, नेपाल की 81, बांग्लादेश की 84, पाकिस्तान की 99 और अफगानिस्तान के 109। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आगे है भारत भूख की सीरियस स्थिति वाले देश में है। ठीक है, भारत के लिए ये सूचकांक जो है 29.1 आकलित किया गया है। ठीक है, जो मान दिया गया है जो भारत का वो है 29.1 और ये 107वें स्थान पे है। ठीक है, भूख की जो स्थिति है उसको मापने का 4 पैरामीटर्स है। भूख की स्थिति 4 पैरामीटर्स, अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी शामिल है। ठीक है, और चाइल्ड वेस्टिंग से जो तात्पर्य है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अंडरवेट जो हो रहे हैं उसका अनुपात है। ठीक है, फिर है चाइल्ड स्टंटिंग, 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों में कम ऊंचाई वाले बच्चों का अनुपात का माप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कि विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी उपजों में न्यूनतम समर्थन मूल्य देखा जाए तो 18 अक्टूबर को विपणन वर्ष 2023-24 मतलब कि फसल वर्ष 2022-23। ठीक है, ये विपणन वर्ष है 2023-24 लेकिन फसल वर्ष होगा 2022-23। इसकी रबी की उपजों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिसको हम लोग एमएसपी कहते हैं मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप यह मूल्य निर्धारित किया गया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य के उपयोग की लागत से न्यूनतम 1.5 गुना रखने का 2018-19 का जो केंद्रीय बजट में घोषित नीति था उसको अनुपालन किया गया। ठीक है, और समर्थन मूल्य का निर्धारण उसी आधार पर किया गया। देखिए, उपयोगी उत्पादन लागत में सभी भुगतान की गई लागतों जैसे कि चुकाई गई श्रम लागत, बैल श्रम या मशीन श्रम, भूमि का पट्टा के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद्य सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक संसाधनों के उपयोग पर व्यय, उपकरणों व फार्म भवनों का मूल्यह्रास, वर्किंग कैपिटल पर ब्याज पर पंप सेट आदि के परिचालनों के लिए डीजल या फिर बिजली मतलब जो पंप सेट के आदि के जो परिचालन होगा उसके डीजल, बिजली या अन्य विविध विषयों के अतिरिक्त पारिवारिक श्रम का अंकित मूल्य शामिल है। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखिए तो रबी उपजों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ठीक है, रबी उपज का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में देखा जाए तो पहले जैसे गेहूं का देखा जाए 2023-24 का जो विपणन वर्ष है या फसल वर्ष 2022-23 अगर कंपेयर करें तो पिछले वर्ष जो आपको 2015 रुपए था प्रति क्विंटल, 2015 था और इस बार वही बढ़कर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है गेहूं का एमएसपी। ठीक है, एमएसपी इसमें आपको 110 रुपए प्रति क्विंटल का वृद्धि किया गया है एमएसपी में मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया है और इसमें जो है प्रतिफल वो 100% दिया गया। प्रतिफल 100% इसलिए क्योंकि उपज का जो लागत दिया गया प्रति क्विंटल पे वो है 1065 रुपया। ठीक है, और ये लगभग 100% का प्रतिफल है इसमें। फिर नेक्स्ट है जौ जो है वो पिछली बार 1635 रुपए था और इस बार 1735 रुपए हो गया प्रति क्विंटल। इसमें भी आपको 100 रुपए का वृद्धि किया गया है एमएसपी पे और इसमें जो प्रतिफल है वो है 60। ठीक है, 60% का प्रतिफल है क्योंकि ये पिछले जो एमएसपी जो दिया गया है सॉरी ये जो लागत दिया गया है उपज लागत वो है 1082। ठीक है, 1082 रुपए प्रति क्विंटल। और चना में भी आपको देखा जाए तो 5335 किया गया है जो कि 5230 रुपए था। ठीक है, प्रति क्विंटल जो वृद्धि की गई है 105 रुपए की गई है एमएसपी पे। ठीक है, 66% का प्रतिफल है और इसमें 3206 रुपए
इसका लागत बताया जा रहा है, उपज का लागत। मसूर आपको 6,000 कर दिया गया है, जो कि 5500 था, 500 रुपए का वृद्धि हुआ है। 85% का इसमें प्रतिफल है, जो कि लागत है 3239 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, फिर रेपसीड और सरसों, सरसों और रेपसीड में देखा जाए तो 5,450 किया गया है, जो कि 5,050 रुपए था। इसमें आपको 400 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी में वृद्धि हुआ है। ठीक है, 104% इसमें प्रतिफल है, क्योंकि इसका लागत बताया गया है 2670 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, सनफ्लावर, इसमें भी देखा जाए तो 5,650 रुपए प्रतिफल किया गया है, जो कि 5,441 रुपए पिछले वर्ष था। यानी कि 209 रुपए प्रति क्विंटल जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि हुआ है 209 रुपए, जो कि पिछले बार आपको 5,441 रुपए था प्रति क्विंटल का, और इस बार 5,650 है। इसमें प्रतिफल आपको 50% है, और उपज लागत जो बताया गया है सनफ्लावर का वो है 3765 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, 2022-23 की जो रबी उपजों का विपणन वित्तीय वर्ष होगा वो 2023-24 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 2022-23 में पहली छमाही में वस्तुगत निर्यात में 16.96% और आयात में 38.55% की वृद्धि की गई है। तो देखिए 14 अक्टूबर को जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की जो पहली छमाही है, यानी अप्रैल सितंबर 2022, उसमें भारत के विदेशी व्यापार का अंतिम आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। आंकड़ों के अनुसार देखें तो अप्रैल सितंबर 2021 की तुलना में अप्रैल सितंबर 2022 का जो वस्तुगत निर्यात में वृद्धि हुआ है वो है 16.96%। ठीक है, वस्तुगत आयातों में 38.55% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, निर्यात में 16.96% और आयात में 38.55% दर्ज की गई है। इसमें आगे देखें तो भारत का जो विदेशी व्यापार है, ठीक है, वस्तुगत व्यापार एवं सेवा व्यापार के आंकड़े हम लोग देखते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड के। ठीक है, तो इसमें आपको निर्यात यानी एक्सपोर्ट जो किया गया है 2022-23 में वो है 231.88 अरब डॉलर का। ठीक है, जो कि पिछली बार था 198.25 अरब डॉलर, मतलब 16.96% की वृद्धि है। फिर आपको इंपोर्ट जो किया गया मतलब जो आयात किया गया है वो है 380.34%, सॉरी 380.34 अरब डॉलर का, जो कि पिछली बार 274.50 अरब डॉलर था। यानी कि इसमें भी आपको 38.55% की वृद्धि है। ट्रेड बैलेंस मतलब व्यापार शेष बोले या व्यापार घाटा बोले, जो पिछली बार आपको 76.25 अरब डॉलर का था, इस बार 148.46 अरब डॉलर का है व्यापार घाटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो इसमें आगे है ट्रेड इन सर्विस, सेवाओं का व्यापार। निर्यात प्राप्तियां जो है वो 2022-23 में अप्रैल सितंबर में देखा जाए तो 150.43 अरब डॉलर है। ठीक है, जो कि पिछली बार 117.63 था। आयात यानी कि जो भुगतान किया गया वो 89.13 अरब डॉलर का, मतलब 34.54% का वृद्धि है, 34.54 का। और सेवाओं से निवल प्राप्तियां देखें तो वह है 61.30 अरब डॉलर। फिर आपको देखें फॉरेन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यापार है विदेशी, ठीक है, उसमें देखें तो वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात जो हुआ है 2022-23 में वो है 382.31 अरब डॉलर, यानी कि 21.03% का वृद्धि हुआ है। फिर वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात जो है वो हुआ है 469.47 अरब डॉलर का। इसमें आपको 37.77% की वृद्धि है। व्यापार शेष जो है, ठीक है, वो है 87.16 अरब डॉलर का घाटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न कंपनी का दर्जा। ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण मतलब कि आपको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो आरईसी लिमिटेड है उसको अब दिया गया है महारत्न कंपनी का दर्जा। ठीक है, ठीक है, देखा जाए तो सितंबर 2022 का जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उसको दिया गया है
और महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद अब अधिक वित्तीय और परिचालन सहायता प्राप्त होगी इसे। और किसी कंपनी के साथ संयुक्त उपकरण स्थापित करने के मामले में 5,000 करोड़ तक का निवेश का फैसला ये स्वयं ही अपने स्तर से कर सकेगा। और इसके साथ ही अब देश में महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर हो गई है 12, पहले थी 11, ठीक है, और ये 12 हो गई है। और नवरत्न कंपनियों की संख्या घट गई क्योंकि पहले नवरत्न कंपनी थी 13 था, अब घटकर हो गया है 12, ठीक है। देखिए, महारत्न कंपनी बनने का जो दर्जा प्राप्त करने का जो दशाएं हैं उसको पूर्ण होने की आवश्यकता है। उसमें क्या क्या जरूरतें हैं ये देखा जाए तो संबंधित कंपनी को पहले नवरत्न कंपनी होना चाहिए, ठीक है, नवरत्न कंपनी का दर्जा होना चाहिए तब वो महारत्न कंपनी में बन सकता है। फिर दूसरा है कि सेबी के जो वांछित दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है। और विगत 3 वर्षों में कंपनी का जो औसत सालाना टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और विगत 3 वर्षों में कंपनी का जो औसत नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। फिर विगत लगभग 3 वर्षों में कंपनी का शुद्ध लाभ मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, ठीक है, तब उसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो सकता है, ठीक है। यहां देखा जाए तो देश में जो 12 महारत्न कंपनियां हैं या फिर देश में अब 12 जो नवरत्न कंपनियां हैं उनका नाम दिया गया है, ठीक है। इसको पीडीएफ में हम दे देंगे, पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये जान लीजिए कि देश में नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी दोनों 12-12 है, ठीक है, बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट चीनी निर्यात पर प्रतिबंध की अवधि अब अक्टूबर 2023 तक। देखिए 28 अक्टूबर को घरेलू बाजार की जो चीनी उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध की अवधि जो है वो 1 वर्ष और बढ़ने का सरकार ने निर्णय किया, ठीक है। अब 31 अक्टूबर 2023 तक या फिर अगले आदेश तक इसे जारी रखने का अधिसूचना विदेश व्यापार निदेशालय के द्वारा जारी की गई है। देखिए 1 जून 2022 को चीनी निर्यात पर प्रतिबंध सरकार ने आरोपित किया था जो कि 31 अक्टूबर 2022 तक की था, ठीक है। 1 जून 2022 को प्रतिबंध लगाया था और 31 अक्टूबर तक था, मतलब 31 अक्टूबर 2022 तक था, ठीक है। अब ये प्रतिबंध जो है बढ़ गया है, ठीक है। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को जो विशेष रियायती कोटे हैं उसके तहत ये लागू नहीं होगी, ठीक है। देखिए मई में गेहूं पर, अगस्त में गेहूं के आटे के निर्यात पर और सितंबर 2022 में ब्रोकन राइस जिसे कहते हैं टूटे चावल उसके निर्यात पर प्रतिबंध सरकार ने आरोपित किए थे, ठीक है। और अन्य श्रेणी के चावल के निर्यात पर 20% का निर्यात शुल्क सरकार ने आरोपित किया था, ठीक है, 20% का निर्यात शुल्क लगाया था। घरेलू बाजार में जो पर्याप्त उपलब्ध बनाए रखने तथा इन आवश्यक खाद्य पदार्थों की जो मूल्य में उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध आरोपित किए गए थे, ठीक है। किस लिए किए गए थे? तो जो घरेलू बाजार है उसमें पर्याप्त उपलब्धि बने रहे, ठीक है। महामारी का समय है, युद्ध का समय है, तो घरेलू बाजार की उपलब्धि खत्म नहीं होनी चाहिए, इसको पर्याप्त मेंटेन रहना चाहिए। और इन आवश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्य के जो उचित स्तर पर बने रहे, ठीक है, ताकि रेट भी ना हाई हो और पब्लिक को उसी रेट में इजिली उपलब्ध हो जाए, ठीक है। इसलिए इस कारण से निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2021-22 में देश में रिकॉर्ड बागवानी उत्पादन, कृषि मंत्रालय का तीसरा अग्रिम अनुमान। तो देखिए 27 अक्टूबर 2022 को कृषि मंत्रालय, कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो फसल वर्ष है 2021-22 में देश में बागवानी फसल जिसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। तीसरे अग्रिम अनुमान में था कि यह उत्पादन जो है वो 342.33 मिलियन टन अनुमानित है। कितना? 342.33 मिलियन टन तीसरे अग्रिम अनुमान में। और देखा जाए तो आंकड़े के अनुसार जो 2021-22 का बागवानी उपयोग के अधीन बुआई क्षेत्र है वो 28.08 मिलियन हेक्टेयर 2020-21 में 2.2% की वृद्धि, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में 2.2% की वृद्धि हुई है। आगे है कि 2020-21 की तुलना अगर देखें 2021-22 में तो फल, सब्जी,
फूलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और वहीं जड़ी बूटी, मसाला और बागानी उपजों में उत्पादन घटा है। तीसरे अग्रिम अनुमान में देखें तो वर्ष 2021-22 के दौरान जो बागवानी फसल का कुल उत्पादन अनुमानित है 342.33 मिलियन टन 2021-22 में 2.30% अधिक है। फूलों का कुल उत्पादन का अनुमान 107.7 मिलियन टन अनुमानित है, ठीक है। सब्जियों का उत्पादन का अनुमान है 204.84 मिलियन टन, जो कि 2.2% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। प्याज का अनुमानित उत्पादन है 31.3 मिलियन टन, ठीक है। और आलू का उत्पादन है 53.4 मिलियन टन का अनुमान। टमाटर के उत्पादन का अनुमान है 20.33 मिलियन टन का। फूल का अनुमानित उत्पादन है 3.13 मिलियन टन का। सुगंधित औषधि जड़ी बूटियों का अनुमानित है 0.67 मिलियन टन। बागानी फसल का अनुमानित उत्पादन है 15.49 मिलियन टन और मसालों की फसलों का अनुमानित उत्पादन है 10.81 मिलियन टन, ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी की गई है। इसके तहत ये था कि 6,000 रुपए का सालाना मदद दिया जाता था किसानों को और ये 3 किस्तों में दिया जाता था। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें होती थी, हर 4 महीने पे दी जाती थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो सम्मान किसान सम्मान निधि है, जिसको हम लोग पीएम किसान के नाम से भी जानते हैं, वो उसका 12वां किस्त 2022-23 की दूसरी किस्त थी, ठीक है। एक्चुअली ये 12वीं किस्त थी, लेकिन अगर 2022-23 का देखा जाए तो ये दूसरा किस्त था, ठीक है। उसको जारी किया गया। लगभग 8 करोड़ किसानों को बैंक खातों में गया है 2-2 हजार रुपए की राशि, ठीक है। और देखिए ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो दिसंबर 2018 में प्रारंभ हुई थी, दिसंबर 2018 में। और इसके तहत 6-6 हजार रुपए सालाना दी जाती थी, 3 किस्तों में 2-2 हजार के रूप में। और इस योजना के तहत अगर हम लोग देखें तो क्या क्या शर्तें हैं, तो शर्त यह है कि उन्हीं किसानों को प्राप्त होगा जिसकी कृषि भूमि उनके नाम पे हो और संस्थागत भूमि धारक या किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत अथवा विभाग से सेवानिवृत्त होकर पेंशन पाने वाले किसान इस योजना के लाभ के पात्र नहीं है, ठीक है। और है कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के रूप में जो पंजीकृत पेशेवर को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। और कृषि भूमि का उपयोग यदि कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु किया जाता है तो ऐसे भूस्वामी भी इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि संवैधानिक पदों के जो पूर्व एवं वर्तमान धारक हैं या पूर्व एवं वर्तमान मंत्री हैं, ये भी इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं है। पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया गया। 1 अक्टूबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडियन मोबाइल कांग्रेस यानी आईएमसी में 5G प्लस की औपचारिक लॉन्चिंग की। 5G प्लस की औपचारिक लॉन्चिंग। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि देश में इन्होंने 8 शहरों में उसी दिन स्टार्ट कर दिया 5G की सेवाएं और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी इसमें शामिल है और शेष देश में 2023 के अंत तक शुरू हो जाएगा 5G। यह है कि रिलायंस जियो के मुकेश अंबानी ने बताया कि 2023 के अंत में जियो का 5G नेटवर्क पूरे देश में उपलब्ध होगा। वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगल बिरला ने बताया कि शीघ्र ही 5G सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की और बीएसएनएल ने भी 15 अगस्त 2023 तक 5G सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। बीएसएनएल भी कहेगा 15 अगस्त 2023 तक। फिर है 5G प्लस की सेवाएं आने से इंटरनेट उपयोगिता जो है उपभोक्ता है वो 5G नेटवर्क से 30 गुना अधिक गति से इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो सकेगा उनके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है
भारत के विदेशी मुद्रा कोष में तेज गिरावट। अक्टूबर 2022 में यह 2 वर्ष से भी अधिक समय के निम्नतम स्तर पर है। ठीक है, सबसे कम स्तर पे है। देखिए 28 अक्टूबर 2022 को आरबीआई के द्वारा आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2022 के दौरान जो आरक्षित मुद्रा कोष है वो है 524.52 अरब डॉलर और पिछले साल की तुलना में ये 115.51 अरब डॉलर इसमें गिरावट आई है। ठीक है, देखिए आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष देखें तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है वो 22 अक्टूबर 2021 की स्थिति देखें तो 577.10 था, लेकिन अभी है 565.08, मतलब 112.02 की गिरावट आई है। ठीक है, माइनस है, वृद्धि दिखाया जा रहा है माइनस में, यानी कि गिरावट आई है। फिर है स्वर्ण यानी गोल्ड। गोल्ड जो है वो पिछले बार की तुलना में 1.24 की गिरावट आई है अरब डॉलर में, इस बार है 37.21। और एसडीआर इसमें भी गिरावट आई है 1.88 की। ठीक है, 1.88 की गिरावट आई है। और इस तरह से टोटल देखें तो 115.51 अरब डॉलर की गिरावट आई है। ठीक है, 115.51 अरब डॉलर, क्योंकि कुल में अगर देखें तो पिछले बार था 640.10 अरब डॉलर और इस बार है 524.52 अरब डॉलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। 1 नवंबर को भारत के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 2022-23 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा के अनुरूप डिजिटल रूपी की यह शुरुआत की गई। प्रारंभ में केवल सरकारी प्रतिभूतियों के थोक लेन देन के लिए डिजिटल रुपए का इस्तेमाल का इजाजत दी गई थी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी एक वैध मुद्रा है। ठीक है, और यह कागजी मुद्रा के ही तुल्य है और कागजी मुद्रा के साथ इसका विनिमय भी किया जा सकता है। ठीक है, डिजिटल रूप से जो ये जो करेंसी है इसका कागजी रूप से भी तुल्य है, इसका बराबर माना गया है। और देखिए भारत में डिजिटल करेंसी 2 तरह की होगी, एक होगी सीबीडीसी रिटेल और एक होगी सीबीडीसी होलसेल। सीबीडीसी रिटेल जो होगी वो सभी इस्तेमाल कर सकेंगे और सीबीडीसी होलसेल जो होगी वो चुनिंदा वित्तीय संस्थान के लिए होगी। ठीक है, चलिए आगे है कि डिजिटल रूपी और क्रिप्टो करेंसी में हम लोग अंतर देखें तो देखिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में जो मुख्य अंतर है कि क्रिप्टो पूरी तरह से निजी करेंसी है, यह वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर नहीं है, न इसे कोई सरकार मॉनिटर नहीं करती है, ना ही किसी प्रकार का सेंट्रल बैंक का इस पर कोई नियंत्रण है। ठीक है, और डिजिटल करेंसी जो है वो पूरी तरह से रेगुलेटेड है, इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त है और ये पूरी तरह से सरकार समर्थित वैध मुद्रा है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के रेट में उतार चढ़ाव आता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्तियों की ओर। इसमें पहला है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। देखिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ये न्यायमूर्ति यूयू ललित इस पद पर थे 8 नवंबर 2022 तक। ठीक है, और 9 नवंबर से देश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो होगा वो 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। ठीक है, इस प्रकार 2 वर्ष तक वो देश के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। फिर नेक्स्ट है 12वीं बार राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो आरजेडी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं लालू प्रसाद यादव और ये 12वीं बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, आरजेडी के, और आरजेडी जो है वो 5 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना हुई थी और पार्टी की स्थापना के समय से ही अब तक लालू प्रसाद यादव ही इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, फिर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए? तो डीजी जो नियुक्त हुए हैं सीआरपीएफ के वो हैं सुजोय लाल थाउसेन। ठीक है, देखिए सुजोय लाल थाउसेन 1 अक्टूबर 2022 से इन्होंने अपना पद संभाला है और इससे पहले वह सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक थे और भारत तिब्बत सीमा पुलिस
कि महानिदेशक का कार्यभार भी अतिरिक्त प्रभार के रूप में उनके पास था। ठीक है, और 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं सीआरपीएफ के प्रमुख कुलदीप सिंह, उन्हीं का स्थान इन्होंने लिया है सुजॉय लाल थाउसेन ने। नेक्स्ट है कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके, ठीक है, के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए, पुनर्निर्वाचित, तो ये हुए हैं एम के स्टालिन। एम के स्टालिन कौन है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और ये लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के, ठीक है, डीएमके के अध्यक्ष। और इनके बारे में कहा जाए तो ये जो है वो एम करुणानिधि के पुत्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने, तो आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह बने हैं मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 से बने हैं ये महानिदेशक आईटीबीपी के ये। ठीक है, भारतीय गैस प्राधिकरण यानी गेल के नए चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता बने हैं, ठीक है, गेल के यानी भारतीय गैस प्राधिकरण के नए चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक। और कार्यभार जो है वो 3 अक्टूबर 2022 से संभाला है इन्होंने। ठीक है, संदीप कुमार गुप्ता। चलिए नेक्स्ट है कि मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। मेघालय का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को। ठीक है, ये सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हैं बीडी मिश्रा, अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। ठीक है, मेघालय का देखिए अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं ये, और मेघालय के भी अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पहले से हैं ये। और देखा जाए तो मेघालय के जो राज्यपाल थे वो थे सत्यपाल मलिक, और उनका कार्यकाल पूरा हुआ था 9 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत के नए रक्षा सचिव नियुक्त हुए। भारत के नए रक्षा सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो देखिए ये हुए हैं आपको गिरधर अरमाने नियुक्त हुए हैं भारत के नए रक्षा सचिव। 1988 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के हैं ये। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा से। और रक्षा सचिव 1 नवंबर 2022 से बनाए गए हैं अजय कुमार, जो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए उनके स्थान पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा नए सचिव नियुक्त कौन हुए। वित्तीय सेवा के नए सचिव नियुक्त हुए हैं विवेक जोशी। ठीक है, विवेक जोशी। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के नए महापंजीकीय एवं जनगणना आयुक्त यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर कौन बने हैं, तो ये बने हैं मृत्युंजय कुमार नारायण बने हैं इस पद पर। इन्होंने विवेक जोशी का स्थान लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव कौन बने। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव बने हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। तरुण बजाज थे, 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए, उनके स्थान पर बने हैं संजय मल्होत्रा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग पुरस्कार में। पुरस्कार सम्मान में देखा जाए तो पहला है राजस्थान शासन का गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022। तो 2 अक्टूबर को देश की 5 जानी मानी गांधीवादी हस्तियों को राजस्थान शासन का गांधी सद्भावना पुरस्कार यानी गांधी जयंती के अवसर पर जयपुर के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदान किया। देखिए पुरस्कार की राशि जो थी वो थी 5-5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र। ठीक है, और देखा जाए तो डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव को दिया गया, मरणोपरांत बेंगलुरु के हैं। फिर नेमीचंद जैन भावुक को दिया गया है, मरणोपरांत जयपुर से हैं। फिर तीसरे हैं अमरनाथ भाई वाराणसी से। फिर चौथे हैं कुमार प्रशांत दिल्ली से, और पांचवें हैं डॉक्टर डी.आर. मेहता जयपुर से। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है नोबेल पुरस्कार 2022। तो देखिए 3 से 10 अक्टूबर को वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार का घोषणा हुआ। ये पुरस्कार जो है आपको शांति के क्षेत्र में, साहित्य, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, फिर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। देखिए विजेताओं का चयन कैसे होता है, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र इन तीनों के लिए स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा किया जाता है।
फिर है आपको साहित्य, साहित्य का चुनाव होता है नोबेल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। चिकित्सा विज्ञान का चुनाव होता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ की नोबेल असेंबली के द्वारा। शांति के लिए चुनाव होता है ओस्लो स्थित नॉर्वे की नोबेल कमेटी द्वारा। और पुरस्कार राशि जो है वो 10-10 लाख मिलियन स्वीडिश क्रोनर या फिर 8.81 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर या फिर 7.25 करोड़ रुपए के बराबर। ठीक है, चलिए आगे देखें। पहला देखते हैं चिकित्सा या फिजियोलॉजी जिसे कहते हैं। तो इसमें विजेता है स्वयंते पावो। चिकित्सा में स्वयंते पावो। ये पुरस्कार उन्हें साइबेरिया में मिले 40,000 वर्ष की पुरानी जो उंगली थी, उस उंगली की हड्डी की टुकड़ों पर शोध किया था। ठीक है, और लुप्त मानव जाति और आधुनिक मानव जाति के बीच में लिंक की तलाश के लिए निएंडरथल जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया। फिर है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में देखा है तो इस वर्ष जो है ये पुरस्कार तीनों वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया। तीनों में से है पहले एलन एस्पेक्ट, फ्रांस के हैं, पेरिस सैकले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। फिर जॉन एफ क्लोजर जो है वो अमेरिका के हैं, अमेरिकी रिसर्च एवं प्रोफेसर हैं। फिर है एंटोन जेलिंगर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं सॉरी, ऑस्ट्रिया और वियना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ठीक है, अब आते हैं रसायन विज्ञान में। इन्हें पुरस्कार दिया गया क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। पहले स्थान पे है कैरोलिना बर्टोची, फिर दूसरे पे है मॉर्टेन मेडलॉफ और तीसरा है के बैरी शार्पलेस। इन तीनों को दिया गया है रसायन के क्षेत्र में। कैरोलिना बर्टोज जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से है, मॉर्टेन मेडलॉफ ये आपको डेनमार्क स्थित कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से है, फिर के बैरी शार्पलेस ये आपको अमेरिका के स्क्रिप्स रिसर्च सेंटर से है। ठीक है, अब आते हैं शांति में। शांति का क्षेत्र में देखा जाए तो 3 लोगों को दिया गया। एक है एलिस बियालियात्स्की, ठीक है, बेलारूस के जेल में निरुद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता है। फिर दूसरा है रूसी मानवाधिकारी संगठन है मेमोरियल, ठीक है, और फिर है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, ये यूक्रेन के लोकतंत्रवादी संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। फिर है साहित्य। साहित्य में दिया गया है एनी एर्नॉक्स को, फ्रांसीसी लेखिका है एनी एर्नॉक्स। ये पुरस्कार इन्हें उनके साहस और पूरी तटस्थता के भाव में बहे बिना अपनी यादों के जरिए अपनी निजी अतीत में झांक कर अपनी मलिनता और मजबूरियों के खुलासे के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, फिर आता है अर्थशास्त्र की ओर। अर्थशास्त्र जो है इसको कहा जाता है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वेरिगस स्विस बैंक पुरस्कार। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है बैंकों एवं वित्तीय संकटों के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें 3 लोगों को दिया गया है। पहले है बेन एस बर्नांक। बेन एस बर्नांक जो कि अमेरिकी हैं, फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख रहे हैं। दूसरे हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड। डगलस डब्ल्यू डायमंड जो है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से है। फिर तीसरा है फिलिप एच डिबविग, ये है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक है फ्रांस फुटबॉल पत्रिका का बैलन डियोर व अन्य पुरस्कार 2022। तो देखिए 17 अक्टूबर को फ्रांस फुटबॉल के द्वारा वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार की घोषणा की गई। पुरुष श्रेणी में विजेता थे करीम बेंजेमा, ठीक है, फ्रांस के हैं और रियल मैड्रिड से खेलते हैं। फिर है महिला फुटबॉलर बैलन डियोर फेमिना, ये विजेता है एलेक्सिया पुटेलस जो कि स्पेन की हैं और बार्सिलोना क्लब से खेलती हैं। लगातार दूसरी बार ये विजेता रही हैं इस बैलन डियोर फेमिनिन के विजेता रही हैं लगातार दूसरी बार। वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी विजेता कौन है? तो ये है गावी। गावी जो है बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। फिर वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासीन ट्रॉफी कौन विजेता है? ये है थिबाउट कॉर्टोइस जो कि बेल्जियम से हैं और रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2022 का स्ट्राइकर ऑफ द ईयर। स्ट्राइकर ऑफ द ईयर दिया गया है रॉबर्ट लिवाडोस्की को जो कि पोलैंड के हैं, बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं। और बेस्ट
क्लब ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो इंग्लैंड के मैनचेस्टर क्लब को चुना गया है, ठीक है, फुटबॉल के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं बुकर पुरस्कार की ओर, जहां पहला है कि 17 अक्टूबर को लंदन में एक समारोह में ब्रिटेन की पटरानी मतलब क्वीन कॉन्सोर्ट के हाथों के द्वारा ये प्रदान किया गया ये बुकर पुरस्कार। और ये बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य उपन्यास लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार। और विजेता है सेहान करुणातिलका जो कि श्रीलंका के हैं। फिर उपन्यास जो इनका था जिसके लिए दिया गया है वो है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड यानी लगभग $65,000। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2021-22 के पुरस्कार। तो देखिए अक्टूबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए अपने स्टार पुरस्कारों की घोषणा अलग अलग तिथि में की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, भारत के। और महिला वर्ग में चुने गए हैं फेलिस एल्बर्स, नीदरलैंड के, ठीक है। ये बिल्कुल हॉकी के लिए है, ठीक है, हॉकी महासंघ के लिए दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह भारत के हैं और फेलिस एल्बर्स नीदरलैंड के। फिर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है पीआर श्रीजेश को, भारत के हैं। और सविता पुनिया भारत के हैं। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी मतलब राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, ये है थिमोथी क्लेमेंट, फ्रांस के हैं। मुमताज खान भारत के हैं, महिला में, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए दिया गया है ग्राहम रीड को जो कि भारतीय पुरुष टीम के कोच हैं। और योनिके सॉपमैन जो कि भारत की महिला टीम के कोच हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं विविध की ओर। विविध में पहला है कि भारत, मोजाम्बिक व तंजानिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास IMT त्रिलाट। IMT त्रिलाट जो है वो 27 से 29 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास IMT त्रिलाट दार इस सलाम तंजानिया के तट पर संपन्न हुआ, ठीक है। देखिए तीनों देशों की सेनाओं का ये पहला त्रिपक्षीय अभ्यास था, ठीक है। और भारतीय नौसेना की ओर से जो थे वो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तर्कस और चेतक हेलीकॉप्टर और विशेष नौसैन्य बल मार्कोस ने भाग लिया था। मार्कोस मतलब कि मरीन कमांडो फोर्स, ठीक है, ने भाग लिया था भारत की ओर से। और ये 3 दिन के संयुक्त अभ्यास में बंदरगाह चरण और समुद्र चरण दोनों शामिल थे, ठीक है। फिर है भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिमैक्स 2022 का है। ये 26 से 30 अक्टूबर को भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास था सिमैक्स, जिसका 29वां संस्करण हुआ भारत के विशाखापट्टनम के तट पर, ठीक है। भारत के विशाखापट्टनम के तट पर हुआ सिमैक्स 2022। और ये 26 से 27 अक्टूबर को बंदरगाह चरण चला था जो कि विशाखापट्टनम में हुआ था। और 28 से 30 अक्टूबर को ये समुद्री चरण चला जो कि बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ, ठीक है। कहते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी। तो ये 15 से 17 फरवरी को हुआ 2023 में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित होगा। और आयोजन जो है वो फिजी के नाडी शहर में होने वाला है। और आयोजन फिजी शहर के फिजी सरकार के सहयोग से भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा फिजी के नाडी शहर में। नेक्स्ट है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, IBSAMAR 7। 10 से 12 अक्टूबर को भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का 7वां संस्करण दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट गकबेरह यानी कि जो पोर्ट एलिजाबेथ के रूप में भी जाना जाता है में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तर्कस और एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस विशेष नौसैन्य बल द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए वीडियो यहाँ तक समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें। इस वीडियो का जो खेलकूद का टॉपिक है, ठीक है, खेल का जो टॉपिक है उसको ऐड नहीं किया गया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था, ठीक है। तो इस खेल को हम क्रॉनिकल के वीडियो में ऐड कर देंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा, ठीक है।
तो प्लीज वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।